नमस्कार भाइयों और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस दिन मैं अपने पति के साथ बाजार गई थी। मैं बहुत दिनों से बाजार जाना चाहती थी, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता था। आज रविवार था, पति भी घर पर थे, तो नाश्ता करने के बाद हम लोग बाजार आ गए। अभी मैं कुछ चीज़ें देख ही रही थी कि किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अचानक एक साधु बाबा मेरे पास आ गए। इससे पहले वो मुझसे भिक्षा मांगते और आशीर्वाद देना शुरू कर देते। उससे पहले मैंने उन्हें भिक्षा में 100 का नोट दान में दे दिया। पैसे देकर मैं जैसे ही मुड़ी, उन्होंने मेरा पल्लू पकड़ लिया और बोला, देवी जी पैसे वापस ले लीजिए। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। ये पहले साधु बाबा होंगे जो पैसे लौटा रहे थे। रख लीजिए, क्या हुआ है, मैंने बोला। तो वो फिर से मेरा पल्लू पकड़कर बोले, तुम वही हो ना। ये सुनकर मैं दंग रह गई। तभी वो मेरे पाँव पकड़कर बोले, देवी जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारे। ये कहकर वो खुद को दोनों हाथों से थप्पड़ मारने लगे। ये देखकर मैं डर कर तुरंत पति का हाथ खींचकर बोली, राजेश चलिए घर चलते। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं आई हूँ तो अपनी शॉपिंग करके ही घर चली जाऊँ, लेकिन मैं तैयार नहीं हुई। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं वहाँ रुक नहीं सकती थी और ना ही अब मैं शांति से शॉपिंग कर सकती थी। इसलिए मैं उन्हें लेकर कार में बैठ गई और बिना शॉपिंग किए घर वापस लौट आई। अगले दिन मैं उसी पागल साधु बाबा के बारे में सोच ही रही थी। तभी नौकरानी ने आकर मुझसे कहा कि मेम साहब, बाहर कोई आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। मुझसे? कौन है? चलो मैं देखती हूँ। मैं दुपट्टा ओढ़कर जैसे ही बाहर गई तो ये देखकर दंग रह गई कि वही साधु बाबा दरवाजे पर खड़ा था। मैंने उसी वक्त गेट बंद कर दिया और मैं तुरंत अंदर भाग गई। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं ये सोचकर चिंतित थी कि मैं घर पर अकेली थी। मैंने अंदर आकर सुकून की सांस ली और सोचने लगी कि ये साधु बाबा मेरे घर तक कैसे पहुंच गया और ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। शाम को जब राजेश घर पर आए तो मैंने उनको इस साधु बाबा के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो थके हुए थे और बिना वजह परेशान हो जाते। लेकिन अब वो रोज़ मेरे घर के बाहर चक्कर लगाता और कभी कभी दरवाज़ा खटखटाता और कहता, बाबा की बात सुन लो। लेकिन मैं गेट नहीं खोलती थी। उसकी बात सुनना तो दूर की बात थी, और मैं डर के साए में जी रही थी। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। डर के मारे अचानक से आँख खुल जाती और दोबारा सोने की कोशिश में रात गुजर जाती। नींद पूरी ना होने की वजह से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। इस तरह कई दिन बीत गए। मैं सोचती रहती कि आखिर में ये साधु बाबा मुझसे क्या बात करना चाहता है। मैं तो इसको जानती तक नहीं। उस दिन मैंने इसे पहली बार बाजार में ही तो देखा था। एक दिन मैंने तंग आकर अपने पति को बता दिया, राजेश आपको वो साधु बाबा याद है ना? कौन से साधु बाबा? राजेश ने चाय पीते हुए कहा, वही जो उस दिन बाजार में मिला था, अजीब पागल सा। मैंने बताया, अच्छा वो पागल जिसके डर के हमारे तुमने शॉपिंग ही नहीं की और वापस घर आ गई थी। उन्होंने याद करके हंसते हुए कहा, तुम्हें अब भी उसका डर लग रहा है? इस घटना को तो काफ़ी समय हो गया है। तब मैंने उन्हें बताया कि साधु बाबा हर दिन हमारे घर के चक्कर लगाता है और बार बार यही कहता है कि वो मुझसे कोई बात करना चाहता है। अच्छा, उन्होंने हैरानी से बोला, अजीब बात है भाई, उस साधु बाबा को भला तुमसे क्या बात करनी है? यही तो मैं सोचती हूँ कि आखिर में उसको मुझसे क्या काम होगा। फिर एक दिन मैंने उस साधु बाबा को राजेश की मौजूदगी में अंदर बुला लिया, और जब वो अंदर दाखिल हुआ तो अचानक मेरी नज़र उस साधु बाबा के कपड़ों में छुपे उसके हाथ पर पड़ी, जिस पे वो चीज़ बंधी हुई थी, जिसे देखकर मेरी रूह तक कांप गई थी। तो कहानी शुरू होती है मेरे कॉलेज के दिनों से। मैं एक बहुत ही सीधी सादी और साधारण सी लड़की थी। मुझे अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं थी। दुनिया में क्या हो रहा था उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपने मौज में रहती। कॉलेज से सीधे घर आती थी और घर से सीधे कॉलेज। घर आके खाना खाकर सो जाती तो रात का खाना बनाने के वक्त माँ का हाथ बटाती। हम 2 ही बहनें थी और मैं छोटी थी। बड़े बहन की सगाई हो गई थी। 5-6 महीने में शादी भी होने वाली थी। मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता को मुझे पढ़ाना ही था, इसलिए मेहनत करके पास हो जाती थी। इसी तरह मेरे दिन बीत रहे थे कि एक दिन, उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से वापस आ रही थी तो एक लड़का खड़ा होकर मुझे ही घूर रहा था। मैंने भी उसे देखा और उसे नज़रअंदाज करके वहाँ से निकल गई।
अगले दिन वही लड़का फिर से रास्ते में खड़ा नजर आया। मैंने देखा वो दिखने में ठीक ठाक था, मेरी तरफ देखकर ही मुस्कुरा रहा था। फिर वो लड़का रोज वही खड़ा दिखता था। मुझे भी उसकी आदत हो गई थी। कहता तो कुछ नहीं था क्योंकि मेरी सहेलियां भी मेरे साथ होती थी। एक दिन मैं बुखार आने की वजह से जल्दी से घर के लिए निकल गई। घर ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं पैदल ही आना जाना करती थी। वो लड़का कॉलेज से थोड़ी दूर खड़ा मुझे नजर आया। मैं आगे बढ़ती गई। उसने मुझे अकेले आते देखकर रोका और बोला, सुनो। मैं रुक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके कहा, क्या है और कौन हो तुम, और रोज मेरे रास्ते में क्यों खड़े होते हो? वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे लिए। मैं डर गई। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रीना। मैं हैरान हो गई। वो तो मेरा नाम भी जानता था। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने कहा, नाम जानना कौन सा मुश्किल काम है, मैं तो तुम्हारे घर का पता भी जानता हूँ। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने डरते हुए पूछा कि तुम क्या चाहते हो? वो बोला, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। जब से तुम्हें देखा है मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे प्यार का जवाब तुम भी प्यार से दो। ये सुनकर मैं रुकी नहीं, कहीं कोई देख ना ले। मैं चलने लगी। वो पुकारता ही रह गया, लेकिन मैं भागती हुई घर आ गई। घर पहुंचने के बाद मैंने दवाई ली और सो गई। रात को मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ तो मैं उसी लड़के के बारे में सोचने लगी। उसने अपना नाम राकेश बताया था। उसके बारे में सोचते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये पहली बार था जब किसी लड़के को मुझ में इतनी दिलचस्पी थी। मुझे बुरा भी नहीं लग रहा था। फिर वो रोज ही रास्ते में मुस्कुराते हुए मिलता और इशारों में नमस्कार करता, और मैं शर्मा जाती। कुछ दिनों के बाद वो मुझे खत देने लगा और मैं घर आकर उसके खत पढ़ती, फिर उन्हें छुपा कर रख देती। फिर मैं भी उसके खत का जवाब लिख के देने लगी। मैं उसे पसंद करने लगी थी। हाँ, मैं उससे प्यार करने लगी थी। पहले प्यार का यह एहसास मुझे पूरे दिन उसी की यादों में डुबा कर रखता था। हम रोज रास्ते में एक दूसरे को देखते थे और खतों के जरिए बातचीत करते थे। फिर एक दिन उसने खत में लिखा कि हम कब तक आखिर खत ही लिखते रहेंगे, अब मिलो मुझसे, हम दोनों को कहीं मिलना चाहिए। मैंने उसे जवाब में लिखा कि मिलना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन ये संभव नहीं है, हम पकड़े जाएंगे। उसने लिखा, तुम कॉलेज आना और वहाँ से मेरे साथ चलना, फिर मैं छुट्टी के वक्त तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। मैं मान गई। अगले दिन मैं कॉलेज के लिए निकली तो कॉलेज के पास अपनी बाइक लेकर खड़ा था। मैंने इधर उधर देखा और उसकी बाइक पर बैठ गई। वो मुझे एक गार्डन में ले गया। वहाँ मुझे अपने मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। कई वादे किए, बहुत कस्में खाई और कहा कि वो मेरे बिना नहीं रह सकता। उसकी हमारे प्यार के प्रति गंभीरता को देखकर मुझे खुद से जलन होने लगी। मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि कोई लड़का मेरी ज़िंदगी में आएगा और मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करेगा। मैं उस दिन बहुत खुश थी। घर आई तो उसे याद करके बार बार मुस्कुराती थी। उसे बात किए बिना अब रह नहीं पाती थी। बस हर जगह मुझे वही नज़र आता। मैंने घर पर उसके बारे में किसी को नहीं बताया था। फिर हम अक्सर मिलने लगे, पहले गार्डन में, फिर होटलों में, और एक दिन वो मुझे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया। मैं डर गई और बोली, राकेश तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो बोला, तुम अंदर तो चलो। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले आया। ये एक छोटा सा एक कमरे का फ्लैट था जहाँ वो मुझे लेकर आया था। उसने मुझे प्यार भरी और लगावट भरी नज़रों से देखते हुए कहा, बहुत जल्द अपने परिवार वालों को तुम्हारे घर भेजूंगा। और फिर मैं भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसमें खो गई, क्योंकि मैं उसकी मोहब्बत में बहुत मजबूर हो गई थी। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। घर आकर मैं बहुत रोई और पछताई कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं किसी से इस हद तक प्यार कैसे कर सकती हूँ। लेकिन अगले दिन राकेश ने मुझे फिर से अपने मोहब्बत का यकीन दिलाकर सब कुछ भुला दिया। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा शरीर बेजान सा हो रहा था। एक दिन मुझे कॉलेज में चक्कर आ गई तो मेरी सहेली मुझे जबरन पास के क्लिनिक में ले गई, जहाँ मेरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने मुझसे मेरे पति का नाम पूछा, जिसे सुनकर मैं चौंक गई और सहेली की तरफ देखा। मेरी सहेली बोली, डॉक्टर साहिबा ये तो कुंवारी है, शादीशुदा नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर ने अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहा, तो फिर ये बच्चा किसका है? बच्चा? मेरे पैरों तले से जमीन खिसकने लगी। ये सुनकर मुझे चक्कर आ रही थी। डॉक्टर क्या कह रही थी
मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी सहेली मीना मुझे क्लिनिक से बाहर ले आई और बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी हालत देखकर उसने मुझसे और कुछ नहीं पूछा और मुझे दिलासा देते हुए बोली, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, इस राज को राज ही रखूंगी। इस समय तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुमसे कोई सवाल जवाब करूं। उसने मुझे घर पर छोड़ा और चली गई। जब मैं घर पहुंची तो अपने बिस्तर पर गिरकर बहुत रोने लगी। ये क्या हुआ मुझसे? अब मैं क्या करूं? कैसे मुंह दिखाऊंगी दुनिया को? अपने घर वालों से क्या कहूंगी? तो इस वजह से इतने दिनों तक मेरी तबीयत खराब थी। उफ, सोच सोच कर मेरा सिर फट रहा था। अब आगे क्या होने वाला है? अगले दिन मैं राकेश से मिली और उसे सारी बात बताई। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। कहने लगा, घबराओ नहीं, मैं जल्दी अपने घर वालों को भेजूंगा। तुम अपने घर पर बात करो और अगर नहीं माने तो हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। वो फिर से मुझे सपना दिखाने लगा। उस दिन मैंने मीना को कॉलेज में सब कुछ बता दिया कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ और हम छुप छुप कर मिलने लगे थे और ये बच्चा उसका ही है। अब बताओ मैं क्या करूँ? वो कहने लगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस उस लड़के से कहो कि वो जल्द से जल्द तुमसे शादी कर ले, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अभी इस बच्चे के बारे में कोई नहीं जानता। अगर कुछ महीने बीत गए तो छिपाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि उसने अपने घर वालों को भेजने का कहा है। आज मैं घर में बताऊंगी कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। घर आकर मैंने अपनी माँ को बताया, माँ, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वो लोग रिश्ता मांगने के लिए आना चाहते हैं। माँ को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो बोली, अब तुम खुद लड़का पसंद करोगी? यही संस्कार दिए मैंने तुम्हें? खबरदार, जो वहां से कोई आया तो मना कर दो उन्हें। अभी तो तुम्हें और पढ़ना है, शादी के चक्कर में नहीं पड़ना है। समय आते ही हम तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढकर तुम्हारी शादी कर देंगे। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो बोली, बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अब मैं क्या करती? अगले दिन मैंने राकेश को बताया तो वो सोचते हुए बोला, अब भागने के अलावा कोई चारा नहीं है। तुम पेट से ना होती तो इंतज़ार कर लेता, लेकिन अब ऐसी हालात में कोर्ट मैरिज इस समस्या का एकमात्र समाधान है। तुम ऐसा करो, आज रात अपना ज़रूरी सामान लेकर तैयार रहना। हम रात को भागकर सुबह कोर्ट में शादी कर लेंगे। मैं उसकी बात मानती नहीं तो क्या करती? मजबूरी वैसे भी मेरी किस्मत बन चुकी थी। उस रात मैंने अपना ज़रूरी सामान एक छोटे से बैग में डाला और सबके सोने का इंतज़ार करने लगी। जब सब सो गए तो मैंने हिम्मत करके बैग उठाया और चोरी से बाहर निकल आई। बाहर नुक्कड़ पर राकेश बाइक लिए मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं बाइक पर बैठकर उसके साथ निकल आई। दूर एक बंगले के पास उसने अपनी बाइक रोक दी और मुझे अंदर आने के लिए कहा। मैंने पूछा कि ये किसका घर है? वो बोला कि ये उसके दोस्त का घर है, हम आज रात यहीं रुकेंगे। मैं झिझकते हुए अंदर दाखिल हो गई। वहाँ और भी लड़कियाँ थीं और मर्द भी मौजूद थे। गलियारे से गुजरने के बाद वह मुझे एक ड्राइंग रूम जैसे कमरे में ले आया और वहाँ एक उम्रदाज औरत चारपाई पर बैठकर पान चबा रही थी। ले आए लड़की राकेश? वो औरत राकेश से बोली। देख लो। राकेश ने कमीनेपन से मेरी तरफ देखते हुए बोला, अच्छी है बहुत, मेरे पैसे दो, मुझे देर हो रही है। मैं हैरान परेशान होकर जो खड़ी थी, कभी उस औरत को तो कभी राकेश को देख रही थी जो औरत से पैसे वसूल कर रहा था। मैं चिल्लाई, राकेश, ये सब क्या है और तुम इस औरत से किस चीज़ के पैसे ले रहे हो? राकेश ने पैसे लिए और बात किए बिना ही चलता बना। मैं उसके पीछे भागी तो एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया। वो औरत उठी और बोली, वो तुम्हें बेचने आया था। ये सुनकर मेरा रंग फीका पड़ गया था। मैंने ना में अपना सिर हिलाया तो औरत बोली, तुम्हारा सौदा करके गया है वो। अब तुम मेरे कोठे की रौनक हो, जैसा मैं कहूँगी वैसा करोगी। उसने मेरे सिर पर मानो धमाका किया हो। मैं चिल्लाने लगी, नहीं, छोड़ो मुझे, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। उन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, जहाँ चीख चीख कर और रो रो कर मेरी हालत ख़राब हो गई थी। राकेश ने मुझे बहला फुसला कर धोखा दिया। एक औरत बता रही थी कि वो पहले भी 2 लड़कियां इसको बेच चुका है। मेरे साथ धोखा हो चुका था, साथ साथ मैं अपनी इज्जत भी गंवा चुकी थी और अब कोठी की जिंदगी। मैं इस गंदगी में नहीं रह सकती थी। मैंने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी और आवाज़ लगाई, मुझे जाने दो। मगर उन लोगों को ऐसी चीखे और पुकार की आदत थी, मेरी किसी ने नहीं सुनी। थक हार के मैं शांत हो गई थी। उस औरत का खास चमचा और लड़कियों का दलाल, जिसका नाम सुरेश था, मेरे लिए रोज़ खाना पानी देके जाता और समझाता,
जिद मत कर, बात मान ले यमुना बाई की। वो कभी कभी मुझे मारता भी था। आज भी वो मेरे लिए खाना लाया। मैंने चुपचाप खाना खा लिया और उससे कहा, मुझे बाहर आने दो या मेरा दम घुट रहा है। जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा करूँगी। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और खाना खाने के बाद मुझे बाहर लेकर आ गया। यमुना भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और एक लड़की को बुलाया जिसका नाम शीला था। उससे कहा कि रीना का हुलिया दुरुस्त कर, इसे सब कुछ सिखा दे, खाने पीने का ख्याल रखा कर, ये पेट से है। शीला बहुत अच्छी लड़की थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कुछ ही दिनों में मेरी उससे दोस्ती हो गई। वो भी मेरी तरह हालात का शिकार होकर यहाँ पहुँची थी। मैंने उसे अपना सारा किस्सा सुनाया था। उसने मुझसे कहा, तुम किसी तरह से यहाँ से भाग जाओ। मैंने उससे पूछा, क्या ये मुमकिन है? मेरी आंखें चमक उठी। उसने मुझसे वादा किया कि वो इस कोटे पे मुझे उसकी तरह बाजार औरत नहीं बनने देगी। वो मौका देखकर मुझे यहाँ से निकाल देगी। उसकी बातें सुनकर मुझे तसल्ली हुई, लेकिन सुरेश के होते हुए ये कैसे संभव हो सकता था? लेकिन उस दिन एक नई लड़की आई थी और सुरेश का सारा ध्यान उसी पर था। शीला ने चोरी से गेट के ताले की चाबी बनवाई थी और सुरेश के कमरे में जाकर उसके पानी में बेहोशी की दवाई मिलाई थी। देख रीना, आज तुम्हें यहाँ से हर हाल में निकलना है, शीला बोली। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मैं घबरा कर बोली। दुनिया बहुत बड़ी है रीना, बस हिम्मत करनी होगी। सहारा मिल ही जाता है। तुम्हें जहाँ भी सहारा मिलेगा वो इस जगह से तो बेहतर ही होगा रीना, शीला बोली। मैंने सिर हिला के उसकी बात को मान लिया। ये वो जगह थी जहाँ रात को दिन होता था और सुबह सभी लोग थक कर कुछ घंटों के लिए सो जाते थे। यहाँ से रात को निकलना नामुमकिन था, इसलिए शीला ने मुझे सुबह सुबह यहाँ से बाहर निकालने का प्लान बनाया जब सब सो रहे होते थे। मैंने अपना सामान उठाया और दबे पांव शीला के साथ में गेट तक आ गई। इधर उधर देखते हुए शीला ने ताला खोला और मुझे गले से लगा लिया और मुझे वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहा। शीला, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। भगवान तुम्हें इसका फल ज़रूर देगा। ये कहकर मैं वहाँ से बाहर निकली। शीला ने फिर से ताला लगा दिया। शीला ने यह कहते हुए मुझे कुछ पैसे दिए कि तुम्हारे काम आएंगे। मैं अब घर नहीं जा सकती थी। मैं रिक्शा में बैठकर उसे पता बताकर उसी डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गई। कुछ घंटों बाद डॉक्टर साहिबा भी अपने दवाखाने पर पहुंच गई। मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया। मैंने उनसे कहा कि मैं अबॉर्शन कराने आई हूँ। वो मेरी सारी हकीकत सुनने के बाद बोली, ये गुनाह का काम मैं नहीं करूँगी, और मुझे अपने घर लेकर गई। वो बहुत ही सरल स्वभाव की औरत थी। मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और मेरी शादी अपने छोटे भाई राजेश से कर दी, सब कुछ जानते हुए भी। और कहा कि राजेश को अपने अतीत के बारे में कभी कुछ नहीं बताना, मैं सब संभाल लूँगी। मैं बहुत खुश थी। मैंने राजेश को कुछ नहीं बताया, ये तक भी नहीं कि ये बच्चा उसका नहीं है। उनके हिसाब से मैंने 7वें महीने में बच्चे को जन्म दिया था। वो बहुत अच्छे इंसान थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरा बेटा जब 1 साल का हो चुका था, तब उस दिन मैंने सोचा कि इस साधु बाबा को राजेश के सामने बुला लूं, मालूम तो पड़े कि आखिर मुझसे क्या बात करना चाहता है। मैंने गेट खोला और उसे अंदर आने के लिए कह दिया। जब वह अंदर आया तो मेरी नज़र कपड़े में छुपे उसके हाथ पर पड़ी, जिस पे वही घुंघरुओं की पट्टी बंधी थी जो सुरेश के हाथ पर बंधी होती थी। मेरा दिल तो मानो धड़कना ही भूल गया था, ये जानकर कि ये कमीना कोई साधु बाबा नहीं बल्कि साधु बाबा के भेष में सुरेश है। राजेश ने उससे पूछा कि क्यों मेरे घर के चक्कर लगाते हो और क्या कहना चाहते हो। उसने मेरी ओर देखा और बोला, मुझे मदद चाहिए। उसकी बातों से मुझे पसीना आ रहा था। वो मेरे बारे में राजेश को बताने वाला ही था। कैसी मदद? राजेश ने पूछा, और इधर मैं अपने माथे पर आता पसीना पोंछते जा रही थी। वो बोला, मैं बहुत गरीब हूँ सरकार, मुझे किसी काम पे रख लो। राजेश ने कुछ पैसे देकर उसे चलता किया, यह कहकर कि काम होगा तो रख लूँगा। अगले दिन राजेश के काम पे जाते ही मैंने उसे गेट खोलकर पूछा, क्या चाहते हो? उसने कहा कि वो कोठा छोड़ चुका है, उसे पैसे चाहिए। मैंने उसे पैसे दिए, लेकिन हर बार वो पैसे मांगने के लिए फिर से आ जाता। पैसे बहुत बार दे चुकी थी, ना देती तो वो राजेश को सब कुछ बता देता। मैं यही सोचती थी कि उससे कैसे छुटकारा पाऊँ। मेरे मन में उसे मार डालने के अलावा कुछ नहीं आता था, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती थी। लेकिन अब उसके ब्लैकमेलिंग में मैं नहीं आऊँगी, ये सोच लिया, और अगली बार उसे पैसे नहीं दिए। वो धमकियाँ देता रहा
लेकिन अब मैं ये सोचकर उसके डर से बाहर निकल आई थी कि आखिर कब तक उसके डर से जीती रहूंगी। अगले दिन वो फिर आ गया, मुझे बताया कि राजेश को बता चुका हूं कि तुम क्या हो। ये सुनकर मैं कांप उठी। मैं अपना बदला ले चुका, अब क्या करोगी? वो ये कहकर हंसने लगा कि उसी वक्त राजेश पुलिस लेकर वहां पहुंच गए और पुलिस सुरेश को गिरफ्तार करके चले गए। राजेश मेरे साथ अंदर आ गए और मैं सिर झुकाकर कुर्सी पर बैठ गई। वो मेरी तरफ देखते रहे, फिर बोले, रीना, मैं ये सब पहले दिन से ही जानता था। ये सुनकर मैंने सिर उठाया तो बोले, हाँ, मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे तुम अच्छी लगी, तुम अच्छी लड़की थी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं तुम्हें इसकी सज़ा क्यों देता? तुम उस वक्त नादान थी, तुम्हें पूरा हक था कि तुम भी अच्छी ज़िंदगी जियो। मुझे तुम्हारे अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मेरी एक अच्छी साथी साबित हुई हो। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, बस इतना याद रखना और हमेशा मेरा साथ देना। मैं उनकी ऋणी हो गई थी। उनके एहसान, उनकी मोहब्बत मेरे किसी अच्छाइयों का फल था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। उनका जितना शुक्रिया अदा करती उतना कम था। मैंने सुकून भरी सांस लेकर राजेश की तरफ देखकर सोचा, दुनिया में आज भी ऐसे अच्छे और महान लोग मौजूद हैं जैसे ये भाई बहन, लेकिन ऐसे महान लोग हर किसी को नहीं मिलते। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि ज़माने की ठोकरें खाने से बच गई। लेकिन मेरी उन तमाम लड़कियों से गुजारिश है कि जवानी में कोई ऐसी गलती ना करे जो आपके माता पिता का सिर शर्म से झुका दे और आप भी सारी ज़िंदगी बदनाम होकर रह जाए। तो भाइयों और बहनों, अगर मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाइयों और बहनों।